फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजना क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और कौन कौन से बुक्स हैं और चैप्टर होंगे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बाल अवस्था एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर में कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से जो इम्पोर्टेंट हैं वो इस प्रकार से हैं। बाल अवस्था की ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। दूसरा, बाल अवस्था के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें। तीसरा, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बाल अवस्था का वर्णन। चौथा, बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय के योगदानों का वर्णन करें। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ये घुमा के भी आ सकता है बच्चों, जैसे कि बाल अवस्था में को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो चलिए इसे लिखना कैसे है उसका तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, बाल अवस्था की ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्यों का वर्णन करें। इतिहास में क्या समस्या रही है बाल अवस्था में उसके बारे में है ये। तो मेन टॉपिक्स दिमाग में आप रखिए और उसके थोड़े मोड़े मनोवैज्ञानिक जो थॉट जिन्होंने अपना अपना दिया वो ज़रूर याद रखिए। बस इतना अगर आप याद रखेंगे तो बीएड में आपको अच्छे परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, बाल अवस्था की ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे कि बाल अवस्था वास्तव में एक मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास अर्थात कि उसका पूरे अंगों का विकास होता है। वो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। तो पूरा सर्वांगीण विकास होता है उसका। और जैसे कि कोल और बुश के अनुसार बाल अवस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल बताते हुए उन्होंने क्या लिखा है कि वास्तव में माता पिता जो होते हैं बाल विकास की अवस्था को समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि उस उम्र के 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। लगभग हर बातों में उनका उत्तर होता है ना या नहीं, इस तरह से वो बोलते हैं। तो चलिए क्या समस्या रही है इतिहास में बच्चों की, उसके टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे नंबर 1 हो गया, मध्य युग में बाल अवस्था के प्रति उस दृष्टिकोण कैसा रहा है। ये 16वीं शताब्दी के पूर्व में पाश्चात्य संस्कृति के वातावरण जीवन, उस समय जो जीवन था उन लोगों का वो बहुत ही विशिष्ट अवस्था का था, है ना। वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। और 15वीं और 16वीं शताब्दी की चित्रकला में बच्चों का शारीरिक अनुपात और वस्त्र बड़ों के समान ही प्रदर्शित किए जाते थे। मतलब पेंटिंग में उसी तरह से दर्शाए जाते थे। यदि इन चित्रों के बारे में कलात्मक अभिव्यक्ति की बाहर आकर ढांचे को देखा जाए तो बच्चों में और बड़ों की तरह ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। इसी कारण से बच्चों और बड़ों की व्यवहार की अपेक्षा बराबर की जाती थी। और मध्यकाल में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक थी और 20 से 50% बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी। लोग सोचते थे कि उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनमें से कुछ जीवित बच सके। ये रहा मध्य युग का। अब आए हम 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के बाल अवस्था। उस समय का बाल अवस्था कैसा था? तो कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक से पूर्व तक बाल श्रम को बुरा माना जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि फैक्ट्रियों में ज़्यादातर बच्चे ही काम करते थे। उसका काम बड़ों के कामों से ज़्यादा कठिन हुआ करता था। जहाँ कम साइज़ वाले जगह होते थे वहाँ बच्चों को उन फैक्ट्रियों में घुसा दिया जाता था। और फैक्ट्रियों की चिमनियों की सफाई, कभी कभी बड़े लोगों के गैर कानूनी काम भी जो होते हैं वो बच्चों से कराए जाते थे, जैसे भीख मांगना, चोरी करना, ये सब। और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण का विकास हुआ था तो बाल श्रम को बढ़ावा मिल गया था। किसी के घर बच्चा जन्म लेता था तो इस दृष्टिकोण से देखा जाता था कि वो उनके घर एक भावी जो श्रमिक पैदा हुआ है।
जो परिवार का आर्थिक स्थिति को सुधारेगा या संभालेगा। उसके बाद आ जाइए तीसरा नंबर, 20वीं शताब्दी में बाल अवस्था। तो 20वीं शताब्दी में बाल अवस्था का कैसा स्वरूप था? 20वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिकरण ने जोर पकड़ लिया था। बच्चों को आर्थिक कार्यों के लिए जरूरी समझना कम हो गया था। उस समय जरूरी समझना जो है कम हो गया था। पैसा कमाने का काम माता पिता को समझा जाने लगा और ख़ास तौर पर पिता की अपेक्षा जो है वो पैसे कमाने के लिए उसे ही बाहर जाना पड़ेगा धन कमाने के लिए, ऐसा माना जाने लगा। परिणाम स्वरूप अधिक बच्चे पैदा करने को आर्थिक बोझ समझा जाने लगा। कब? 2020 में, मतलब 20वीं शताब्दी में। बच्चों की परवरिश के बदले कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा स्थिर हो गई, मतलब रुक गई। बच्चों को प्यार और देखभाल मिलने लगा। किस शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में देखभाल और प्यार मिलने लगा। और बाल अवस्था का जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश समझा जाने लगा, जिसमें बड़ों के द्वारा देखभाल और सुरक्षा आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मैंने इसे समझाया, इसे आप डिटेल में आप लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक मेन है, आपको याद रखना है। हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन, बाल अवस्था के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना। तो इसे कैसे लिखना है? 2 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है वो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है ना। 2 से 12 वर्ष तक की आयु होती है जो, और इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। जैसे कि 2 से 6 वर्ष जो हो गई वो हो गया प्रारंभिक बाल अवस्था, और 6 से 12 वर्ष जो हो गया वो उत्तर बाल अवस्था, है ना, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अब इस दोनों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो प्रारंभिक और उत्तर जो है दोनों में क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे उसमें पहला टॉपिक हो गया प्रारंभिक बाल अवस्था के विकासात्मक जो टास्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है इसमें बच्चों में बच्चे जो होते हैं वो बातचीत करना सीखते हैं। 2 से 6 वर्ष की आयु में शारीरिक गंदगियों को नियंत्रित करना, मतलब वॉशरूम वगैरह कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है, बच्चे प्रश्न करने की आदत जो होती है इसमें बढ़ जाती है। इसे पूर्व विद्यालय की आयु भी कहते हैं ना। इसमें बच्चों में नकारात्मक व्यवहार बढ़ते हैं। तो ये पहला टॉपिक था। अब दूसरा इसमें आ गया बाल अवस्था। अभी हमने प्रारंभिक बाल अवस्था, और ये क्या हो गया लेट चाइल्डहुड, मतलब बाल अवस्था। यह अवधि 6 से 12 वर्ष तक की होती है ना, और लड़कियों के लिए 6 से 13 वर्ष की आयु होती है। और इसकी विशेषताएं क्या होती है? इसमें प्राथमिक विद्यालय की आयु इसको माना गया है 6 से 12 वर्ष की आयु को। बच्चों में इस अवस्था में कुछ कौशलों का अर्जन करते हैं, मतलब पेंटिंग, डांसिंग, ये सब बच्चे 6 से 12 साल की आयु में बच्चे सीखने लगते हैं। इसे टोली की आयु भी कहते हैं, मतलब ग्रुप बनाने लगते हैं बच्चे, मतलब वो अपने ग्रुप को सब कुछ मानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उन्हें सुनते हैं। बच्चों में अपनी टोली का समूह के विचारों के प्रति आस्था जो होती है वो बढ़ने लगती है। इस अवधि में बच्चे खेल की प्रवृत्ति उनके अंदर जो है बढ़ती है। चौथा टॉपिक हो गया बाल अवस्था के विकासात्मक जो टास्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब लेट चाइल्डहुड के जो टास्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सामान्य खेलकूद हेतु आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, मित्रों साथियों के साथ ठीक से कार्य करना सीखना, स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना, लिखने पढ़ने और गुना भाग करने का कौशल भी सीखते हैं, उनमें विकसित होता है। और क्या समूहों एवं संस्थाओं के प्रति उनमें मनोवृत्तियाँ का विकास होता है, मतलब समझने लगते हैं, सामाजिक और समूहों और संस्थाओं को समझने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है टॉपिक यौनावस्था। इसमें ये जो आयु होती है 12 से 13 से 14 वर्ष तक माना जाता है। इस अवधि में बालक बालिकाओं लैगिंग लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, है ना, और चपलता, कौतूहलता, अस्थिरता बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, और इसकी अवधि जो होती है, प्रमुख विशेषताएं जो होती है इसकी प्रमुख विशेषताएं इस तरह से होती है। यह विशिष्ट परिवर्तन की अवधि होती है, अलग अलग तरह के इसमें परिवर्तन होते हैं। यह एक बहुत छोटी अवधि होती है, लघु अवधि होती है। इसमें तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, मतलब कि 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो उसमें तीव्र परिवर्तन होते हैं, और 6 से 12 वर्ष की आयु फिर वो थोड़ा मंद हो जाता है, फिर यौवनावस्था आते आते फिर वो तीव्र हो जाता है। ठीक है, और उसके आगे फिर टॉपिक आ गया आपका
किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में क्या होता है, वो जो एज होता है आपका 13 वर्ष से 18 वर्ष का एज होता है। व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और शारीरिक आदि विकासों के दृष्टिकोण से परिपक्व हो जाता है, मतलब वो समझदार हो जाता है। तो इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, तो अब तीसरा क्वेश्चन, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बाल अवस्था का वर्णन। मतलब इस तरह से बाल अवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में बाल अवस्था का विकास किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हो गया, आप जानते हो कि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है ना। लोकाचार, रीतियों, प्रथाओं, परंपराओं और कानूनी धर्म और आचरण की तरह से इसे अलग अलग भागों में विभक्त किया गया। हमारे देश में जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में वास करती है। दोनों ही क्षेत्रों में बालकों का विकास अलग अलग ढंग से पाया जाता है, परंतु दोनों ही क्षेत्र में बालकों में विभिन्न खतरों का भी सामना करना पड़ता है। सबसे पहला, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पतले बच्चे, जो पतले बच्चे होते हैं उनके बारे में है। तो उसमें क्या है, प्रशासनिक कसौटी, राजनीतिक क्रियाएं, जनसंख्या घनत्व, आर्थिक फंक्शन और विशिष्ट नगरीय लक्षण। और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के पतले बच्चे में जो पहला टॉपिक होगा, कुपोषण। सबसे पहले वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, है ना। वहाँ दूसरा टॉपिक है आपका स्वास्थ्य सेवाएं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती है। और तीसरा टॉपिक हो गया आपका शिक्षा, उन्हें सही शिक्षा नहीं मिलती है। चौथा हो गया सड़क दुर्घटनाएं, और अक्सर वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। और पांचवा हो गया हिंसा, जनसंख्या की वृद्धि के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं और अपराधों की वृद्धि हो रही है। और छठा हो गया पड़ोस कि सही पड़ोसी और सही पर्याप्त उन्हें जगह, अच्छी सही जगह नहीं मिलती। अब आ गया नगरीय, दूसरा जो टॉपिक था वो पहला का 6 टॉपिक था, ये दूसरा का टॉपिक हो गया नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे। तो नगरीय और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के साथ क्या है, निर्धनता, स्वास्थ्य समस्याएं, विद्यालयों से बाहर रहना, यौन शोषण, नशा, गर्भधारण और बाल अपराध। तो ये सारे टॉपिक्स को आप अपने तरीके से डील कर सकते हैं। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन, जैसे बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय के योगदानों का वर्णन करना है। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्किनर के अनुसार विकास प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत इस प्रकार बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन एकाएक नहीं होता है। सोरेंस के अनुसार वृद्धि से शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होती है। सबसे नंबर 1 टॉपिक देंगे, बालक के विकास में घर का योगदान क्या होता है। तो परिवार जो होता है सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। सब जगह परिवार का मुख्य कार्य है बच्चों का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना। सही मायने में बोले तो समाजीकरण करना कार्य है किसका, घर का ये कार्य है। दूसरा टॉपिक हो गया बालक के विकास पर घर का जो प्रभाव है, वो घर का योगदान था और ये घर का प्रभाव है। दूसरा, तो मोंटेसरी के अनुसार बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थितियां सबसे ज़्यादा क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए उन्हें विद्यालय को बचपन का घर बोला जाता है ना। रेमंड के अनुसार घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी समान विशेषता सहानुभूति है। तो सहानुभूति बच्चों को कहाँ मिलेगी, घर में ही मिलेगी ना। वही बच्चा जो घर में ही है, निस्वार्थ हो या स्वार्थ, न्याय हो या अन्याय, सत्य हो या असत्य, परिश्रम हो या आलस में अंतर करना, ये सब कहाँ सीखता है, घर पर सीखता है। और इसका प्रभाव भी घर से ही वो सीखता है। बालक के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है वो घर का पड़ता है, इस तरह से पड़ता है। तीसरा टॉपिक हो गया बालक के विकास में विद्यालय का योगदान। स्कूल शब्द जो होता है स्कॉला से बना है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। यानी पहले क्या होता था, बच्चों को जो प्ले स्कूल में आपने देखा होगा, तो प्ले स्कूल में
क्या किया जाता है, बच्चों को वहाँ अवकाशीय छुट्टी की तरफ उसे खिलाया जाता है, उन्हें रंगों को पहचानने, खेलकूद, व्यवसाय, कौशल वगैरह सिखाया जाता है, उन्हें खेल खेल में मतलब उन्हें पढ़ाया जाता है। जॉन डीवी जो है वो बोलते हैं कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा का उद्देश्य उसमें दिया जाता है। बालकों का विकास और को सही दिशा दी जाती है। कहाँ दी जाती है? विद्यालय में दी जाती है। रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्था है जिसको सभ्य मनुष्यों द्वारा उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से चार टॉपिक हो चुके। अब ये आपके 5वां, बालक के विकास में समुदाय का योगदान है ना। समुदाय का क्या योगदान होता है भाई? तो समुदाय का योगदान होता है कि बालक की शिक्षा में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समुदाय अपने आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण करता है। फिर आ गया बालक के विकास में समुदाय का प्रभाव, ये योगदान था। और समुदाय का जो क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव पड़ता है समुदाय का समाजीकरण प्रभाव, फिर दूसरा होता है राजनीतिक प्रभाव, और तीसरा होता है आर्थिक प्रभाव, और चौथा होता है सांस्कृतिक प्रभाव, 5वां सांप्रदायिक प्रभाव, 6ठा सार्वभौमिक प्रभाव, 7वां प्रारंभिक शिक्षा का विकास, 8वां माध्यमिक शिक्षा का विकास, 9वां उच्च शिक्षा का विकास। तो इस तरह से आपका ये चौथा टॉपिक और चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। और 5वां और अंतिम क्वेश्चन का जो है वो टॉपिक है वो इस प्रकार है। 5वां जो क्वेश्चन था आपका, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वंशानुक्रम। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो आनुवंशिकता का पड़ता है, विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरा हो गया वातावरण, तीसरा हो गया पौष्टिक भोजन, चौथा हो गया नियमित दिनचर्या, और 5वां हो गया निद्रा व विश्राम, और 6ठा हो गया व्यायाम, खेलकूद व मनोरंजन, 7वां हो गया प्रेम, और 8वां हो गया सुरक्षा, और 9वां हो गया पारिवारिक परिवेश, और 10वां हो गया अन्य कारक। तो अन्य कारक में आपको हो गया जैसे कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जैसे गर्भवती का स्वास्थ्य, रोग अथवा दुर्घटना के कारण, और आर्थिक स्थिति के कारण। तो ये अलग तरह का कारक है, तो इसलिए इसे अन्य कारक का नाम दे दिया गया। तो इस तरह से आप ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको थोड़े थोड़े टॉपिक में आपको बताया है, और इसको किस तरह से आपको लिखना है ये आप समझ गए हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आप काफ़ी अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बोल दूं कि आपको इस वीडियो को, जो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसे आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम एक फिर से नए वीडियो बड़े ही उत्साह से बनाते रहें।